तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों ने फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए और क्लास उनको याद कर लिए। उनके वायलेशंस, अगर आप उन प्रिंसिपल को वायलेट करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब आपने अच्छे से समझ लिया। आई होप आपने बुक से रीडिंग भी लगा ली। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे और आज हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। अभी तक हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स थे वो जनरल प्रिंसिपल थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। और टेलर के चार प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें पूरा समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको दिया था F.W. टेलर ने। क्लास अगर हम बात करें टेलर की, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये है क्लास F.W. टेलर। इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट के अंदर, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो किसी भी लेवल के मैनेजर्स हों, उनको जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो साइंटिफिकली लेने हैं। आपको कहीं भी अपना दिमाग मत चलाना क्लास। सारे डिसीजंस आप साइंटिफिक तरीके से लेना, रिसर्च पे बेस होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट पे बेस होना चाहिए। कैसे वो हम क्लास आगे बात करेंगे। इट मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंस। ध्यान रखना, हर जगह क्लास साइंस का एप्लीकेशन करना मैनेजमेंट में। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर पूरा नाम है क्लास, अमेरिकन बॉर्न है, 20 मार्च 1856 में पेंसिल्वेनिया यूएसए में। और ही वाज नोन एज, देखो इनको क्या कहा जाता है, जैसे आपने पढ़ा क्लास हेनरी फेयोल को फादर कहा जाता है क्लास मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स, लेकिन इसी तरीके से इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जब भी बात होगी साइंटिफिक प्रिंसिपल की तो टेलर की बारे में क्लास हम बात करेंगे। टेलर फॉर्मुलेटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये 4 के 4 प्रिंसिपल ही आज ये क्लास में अच्छे समझना है। ध्यान से एक एक करके क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्लास साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चौथा है क्लास डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। सबसे पहले बात करते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो ध्यान रखना, टेलर ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जितने भी डिसीजन, सब में साइंस अप्लाई करना है। क्योंकि आप मालिक हो, आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, या जो आपको लगता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से कोई भी डिसीजन नहीं लेना। मैनेजमेंट के अंदर जितने भी डिसीजंस लेने हैं क्लास, वो साइंटिफिक तरीके से लेने हैं। उसका रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख के आपको डिसीजन लेना है। इसके लिए क्लास इन्होंने एक वर्क स्टडी को सजेस्ट किया। मैं आपको बताऊंगा क्लास आगे चल के वर्क स्टडी क्या होता है। बेसिकली एक ऐसी स्टडी जो साइंटिफिक स्टडी है जिसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर इंसिस्ट दैट each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on the basis of experience. Rule of thumb means dictatorship, तानाशाह। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? मेरी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि भाई मैं ओनर हूं, मैं बोलूंगा तुम्हें इतने बजे काम करना है, तुम्हें इतने बजे लंच होगा, तुम्हें इस मेथड से काम करना है, तुम्हें ये एक्टिविटी करनी है, ये एक्टिविटी नहीं करनी, इस काम को इतनी देर में करना है, क्योंकि मैं मालिक को जो मैं बोलूंगा वो होगा, है ना। या फिर मुझे लगता है मैं इस काम को 4 घंटे में कर सकता हूँ, आपको भी 4 घंटे में करना है, ये नहीं चलेगा। टेलर ने क्लास अपने पहले प्रिंसिपल्स साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में कहा है। Whereas scientific decisions are based on cause and effect relationship. For example, in the rule of thumb, the standard time to require to do a particular job is decided by the manager on the basis of his past experience. मैनेजर को लगता है यार इस काम को इतनी देर में करना चाहिए, इतनी देर में कर दो। बट साइंस क्या कहता है क्लास? टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब जो है वो है क्लास एक स्टडी किया जाएगा, टाइम स्टडी, जिसके बारे में हम आज ही अगली क्लास में पढ़ेंगे। टेक्निक एक है टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटीग स्टडी, टाइम स्टडी, इस तरीके से 4 स्टडी है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। टेलर कहते हैं कि भैया आप एक स्टडी करो, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि आप हजारों वर्कर से काम कराओ, स्टॉप वॉच लेके, घड़ी लेके काम कराओ, और देखो कौन सा इंसान कितनी देर में काम करता है। सबके जोड़ दो क्लास, 1000 से डिवाइड दे दो, पता पड़ जाएगा हर इंसान ने काम को कितनी देर में किया, और उसी एवरेज टाइम को फिक्स कर दो कि हर कोई क्लास इसी एवरेज टाइम पे करेगा। मतलब क्लास ओनर अपनी इच्छा से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा काम करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये क्लास एक स्टडी से किया जाएगा, इसको बोलते हैं टाइम स्टडी। तो ये हो गया ना साइंटिफिक तरीका, इसी को बोलते हैं क्लास साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब मैनेजमेंट में ईच एंड एवरी एलिमेंट में साइंस का यूज करना है। तो अगर ये किसी केस स्टडी में आती है
तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अक्सर ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, कंपनी में दो ग्रुप होते हैं, वर्कर ग्रुप और मैनेजर ग्रुप। वर्कर काम करते रहते हैं, मैनेजर इनको ऑर्डर देते रहते हैं। तो मैनेजर को ऐसा लगता है वर्कर किसी काम के नहीं है, हमेशा रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हैं, सैलरी ज्यादा मांगते हैं, आए दिन छुट्टी चाहिए, बहाना बनाते हैं, कंपनी की रिसोर्सेज को प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पे इनकी शिकायत क्या होती है वर्कर्स की, यार मैनेजर तो कुछ भी काम नहीं करते, आता है घूमता रहता है, कोई काम नहीं करता, सारा काम हम करते हैं, मजे हैं इसके, तो सैलरी भी हमसे डबल ट्रिपल लेता है, काम कुछ करता नहीं, हम पे रोब झाड़ता है, और हमें अच्छी सैलरी देता नहीं है, ना हमारी तनख्वाह बढ़ाता है, ना हमें छुट्टी देता है। उनकी तकलीफ हमेशा रहती है। वर्कर का मैनेजर के लिए हमेशा एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, और मैनेजर का वर्कर के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है भैया इसी एटीट्यूड को खत्म करना है क्लास, हमें मिलजुल कर रहना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बेसिकली क्या कहता है क्लास, देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट। जो भी लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, एरर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। दोनों के बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। वर्कर को समझना चाहिए कि यार अगर मेरे को ज्यादा कमाना है तो मैं ज्यादा काम करता हूं, मैं ज्यादा कमाऊंगा। वर्कर और मैनेजर को लगता है कि इससे ज्यादा काम करवाना है तो ज्यादा पैसे दो। कितना सिंपल है, वर्कर ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसे कमाएगा, मैनेजर ज्यादा काम करवाएगा तो ज्यादा पैसे देगा, इतनी सी बात है। तो दोनों के बीच में समझना चाहिए हार्मनी की, अगर वर्कर नहीं है तो मैनेजर भी कुछ भी नहीं है, बिना वर्कर के मैनेजर को कौन रखेगा काम पे, नहीं। और अगर वर्कर को सोचना चाहिए अगर मैनेजर नहीं है तो हमें सैलरी कौन देगा। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड है, इसका समझना चाहिए। शेयरिंग द गेन, अगर कंपनी ने ज्यादा पैसे कमाए, कभी अगर कंपनी को लगता है हमने इस साल एक्स्ट्रा पैसे कमाए, तो भी वर्कर को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दो, वर्कर को भी क्लास कुछ पर्क्स दो, कुछ बेनिफिट दो, तो गेन को वर्कर के साथ भी शेयर करो, तभी तो वर्कर अच्छे से काम करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट रखो जहां पे वर्कर खुशी खुशी आए, जहां कंपनी के अंदर वर्कर आए तो खुशी खुशी काम करे, सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप हो, अच्छे से काम करे, आपके फेवर में काम करे, अपना काम समझ के करे। तो ये चीज क्लास जो है इसे कहते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आप इमेजेस के थ्रू भी अच्छे से देख सकते हो। सेकेंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब कई लोगों को ना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं अच्छे से बता रहा हूँ, हार्मनी मैंने बता दिया, नेगेटिव रिलेशनशिप जो दोनों के बीच में उसको खत्म करना, गेन्स को शेयर करना होता है, अगर अच्छा कमाया पैसा तो भाई वर्कर के साथ भी शेयर करो। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था हेनरी फेयोल का, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये सेम वही प्रिंसिपल है लेकिन साइंटिफिक तरीके से। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में आपने पढ़ा था वर्कर के सजेशन को वेलकम करना है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी वर्कर को कॉन्फिडेंस में लेके आना है किसी भी काम को देने से पहले, और कोऑपरेट करना है। ये नहीं कि आज काम बहुत है तो आज लंच नहीं होगा, आज काम बहुत है तो आज आपको एक्स्ट्रा काम करवाएंगे लेकिन एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है, सब लोग मिलजुल के काम करो, कोऑपरेट करो। According to this principle, worker must be carry in cooperation with each other with mutual confidence and understanding for each other. The management must take worker in confidence before setting up standards or target. कि आज का टारगेट इतना है, ये टारगेट देने से पहले वर्कर से पूछ लो क्या आप इतना टारगेट कर पाओगे पूरा, क्या आज हम लोग इतना काम कर पाएंगे। वर्कर अगर नहीं भी कर पा रहा है ना, आप उससे पूछ लोगे तो वर्कर बोलेगा हाँ यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने उसको प्रायोरिटी दी, उसको लगेगा कि हाँ यार मैं भी कुछ मायने रखता हूँ कंपनी के लिए। मैनेजर शुड वेलकम सजेशन, मैनेजर को वर्कर के सजेशन को वेलकम करना चाहिए, साथ में क्लास उन्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए कि आपने अच्छा सजेशन दिया जिसकी वजह से हमारी कंपनी को फायदा हुआ, आपने एक सलाह दी, आपने एक रास्ता बताया, हमको फायदा हुआ, तो आपको पे करना है उसको। एट द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट गो स्ट्राइक एंड क्लास मेक अनरीजनेबल डिमांड। अनरीजनेबल डिमांड नहीं करना चाहिए क्लास वर्कर को, स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए क्लास। मैनेजर शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर। ध्यान रखना क्लास, मैनेजर को साइड बाय साइड जो है काम करना है। जापानीज की बात करते हैं, जापान में वर्कर को एज अ फैमिली मेंबर मानते हैं। कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं ना उनको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं क्लास, ठीक है। तो पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होता है ये क्लास आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, जहां पे वर्कर्स को क्लास एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता, वर्कर को जितना ज्यादा निचोड़ सको निचोड़ लो। सरकार एक मिनिमम वेज फिक्स करती है बट वर्कर के लिए क्लास वो अप्लाई नहीं करती कंपनी, थोड़ा पैसा उस वर्कर से मार के वो घूस खिला के क्लास काम चला लेती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नो लंच टाइम फॉर टुडे ड्यू टू हैवी लोड, वेलकमिंग एम्प्लॉय सजेशन, नो अनरीजनेबल स्ट्राइक्स एंड डिमांड, पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो जापान में होता है क्लास। ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर का पार्टिसिपेंट, ये सारे पार्टिसिपेशन, ये सारे क्लास एग्जांपल्स हैं किसके, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के, ठीक है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब,
harmony not discord, cooperation not individualism, and fourth is development of workers to their greatest efficiency. कितनी सिंपल सीधी बात है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक बच्चा 100 में से 100 लेके आए तो मुझे 100 में से 100 की तैयारी भी करानी पड़ेगी। मैं 80-50 नंबर की तैयारी करवा के आपसे 100 नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं कंपनी में मैनेजर हूं, मैं चाहता हूं कि वर्कर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, तो मुझे वर्कर को बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग और वर्कर के डेवलपमेंट भी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ट्रेनिंग किसको कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें ये काम सिखा रहा हूँ, ये काम सीखो और करो। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तुम ये एक्स्ट्रा चीज भी सीखो, भले तुम्हारे काम में काम ना है बट तुम्हारी लाइफ में काम आएगा। एग्जाम्पल, वर्कर्स के लिए क्लास कुछ फिजिकल एक्टिविटी की जाती है, हेल्थ एक्टिविटी की जाती है, उनको कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, सो दैट नियर फ्यूचर वो यहाँ नहीं कहीं भी काम करेगा तो वो फायदा पहुंचेगा उससे। वर्कर को प्रमोशन दिया जाए, ये सब डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, अगर आप चाहते हो वर्कर अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से परफॉर्म करे तो भैया वर्कर का डेवलपमेंट जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन आर क्लास राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन। अच्छे वर्कर को सिलेक्शन करो, उनको ट्रेनिंग दो अच्छे से, अल्टीमेटली काम अच्छे से करेगा, सैलरी अच्छी दो। अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एवरीबडी ट्रेनिंग शुड बी मेड। कंपनी शुड ट्राई टू अपडेट द नॉलेज। वर्कर की नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट करो। कई सारी कंपनी क्लास अभी हाल फिलहाल में देखोगे, दिल्ली सरकार ने अपने टीचर्स को बाहर भेजा, अलग अलग कंट्री में भेजा, जाओ वहाँ पे देखो वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, उसको सीख के आओ। तो ये उनका ही फायदा हुआ ना टीचरों का, उनको पता चला अच्छा ऐसे बस सिखा सकते हैं बच्चों को, ऐसे बेहतरीन देशों में पढ़ाया जाता है, हम भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, तो वो डेवलपमेंट करेंगे एजुकेशन सिस्टम को। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म करे तो भैया क्लास प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, उनको मौका देना पड़ेगा, प्रमोशन हो। ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे प्रमोशन किसी का होता ही नहीं है, तो फायदा क्या काम करने का। तो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दो कि काम अच्छे से करोगे, देखो तो प्रमोशन होगा, तभी तो उसके अंदर एक आग लगी रहेगी ना काम को अच्छे से करने की, अदरवाइज वो काम अच्छे से क्यों करेगा। एंड ऑल्सो जॉब सिक्योरिटी, उसको जॉब सिक्योरिटी भी लगनी चाहिए कि हाँ यार मेरी जॉब यहाँ पे सिक्योर है, मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा हूँ, जब मर्जी जब मुझे निकाल नहीं सकती कंपनी। तो कंपनी को जब जब एम्प्लॉय को लगेगा कि ये जॉब सिक्योर है मेरी, तो वो काम अच्छे से करेगा। हालांकि इससे कुछ डीमेरिट भी है। सरकारी जॉब में क्या होता है, सरकारी ऑफिस को पता होता है कोई हमें निकाल नहीं सकता, तो कई बार वो क्लास काम नहीं करते। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ वर्कर्स एंड कंपनी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वर्कर अच्छे से काम करे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उनके डेवलपमेंट की बात करो, उनको अच्छा पे करो, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दो उनको, डेफिनेटली वो अच्छे से काम करेंगे। उनकी नॉलेज को अपडेट करो, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करवाओ, अच्छे से काम करेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा और आपका भी फायदा होगा। राइट, सो ये हो गया क्लास 4 चौथा प्रिंसिपल। एंड ये क्लास 4 के 4 प्रिंसिपल्स हमारे खत्म हो गए। आज हमको यही 4 प्रिंसिपल पढ़ने थे, थोड़े से लेंदी प्रिंसिपल्स हैं और ऐसे नहीं है हेनरी फेओल जैसे, तो आज इतना ही करते हैं। उम्मीद है क्लास आप इसे अच्छे से पढ़ के समझ के आओगे और अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे, साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स, अगली क्लास में पढ़ेंगे टेक्निक्स। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के आना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने सारे दोस्तों को। ये योद्धा बैच चल रहा है क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, A to Z क्लास 12 अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का। आई होप क्लास सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स तक जरूर पहुंचाओगे, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि बच्चों का ट्यूशन फीस बचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।